100 बोले क्या बे। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पूछ रहे हो 100 क्वेश्चन पूछ रहे हो, काय को पूछ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ अ बलून निकालना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई क्यूब। जहां पे r की वैल्यू दी हुई है 3/4 2x + 3 रख के उसमें dv/dx निकालना है। ये क्या पूछ रहे हो यार? उसका आंसर भी बता सकता हूं मैं बिना लिखे, तुमको भी लिखने की जरूरत नहीं है उसका आंसर निकालने के लिए। सर ईयरफोन वापरो। क्या ईयरफोन लगाओ ना। ईयरफोन यूज करो। माइक आवाज नहीं आ रही है क्या? से नहीं आ रही, आप दूर जा रहे तो कम हो जाती है आवाज। हाँ नहीं, दूर नहीं जाऊंगा मैं, अभी फोन पास में ही रखता हूँ मैं। ठीक है, 100 हो गया, 101, 102। अनम्यूट करके बोलो जो डाउट है, अनम्यूट करके। 102, 103, 104, 105। सब सीईटी में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। 106, 107, 107, 108, 109, 110, 111, हो गया खत्म। वाह, लेवल 1 खत्म। ठीक है, लेवल 1 में सिर्फ और सिर्फ 10-15 सवाल बचे हैं। ये भी रोलीज थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लास्ट टॉपिक है ये अपना पूरा एओडी का। ये तभी सीख सकते हैं जब पूरा चैप्टर सीख लें। ठीक है, तो वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, बन जाएंगे क्वेश्चन। लेवल 2 में अगर याद होगा तो 1 to 18 कर चुके हैं। ठीक है ना, एक एक सवाल बताया था जो जो तुमने पूछा था, मुझे लगता है सारे ही पूछे थे तुमने। ठीक है, नंबर 25, ये सब मेंस लेवल क्वेश्चंस है, सब मेंस में आए हुए सवाल है, ऐसे सोच सकते हो तुम। 25, 26, 27, 28, 29। 29 सर। 29 में बता ही रहा था क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोगों ने डाउट पूछा है। ठीक है, इसमें यार तुम लोगों को पता नहीं इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। सेमी वर्टिकल एंगल नहीं पता है क्या? सेमी वर्टिकल एंगल मतलब वर्टिकल एंगल का आधा, π/4 देखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तब ये करेंगे। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल एट द रेट ऑफ सम 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार ये क्या दिया हुआ है यूनिट से, लेकिन समझ गया कि ये पक्का dv/dt टाइप का कुछ दिया है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, in its surface area through a tiny hole at the vertex। यहाँ पे कहीं पे होल होगा, अपने को क्या करना है, छोटा सा कुछ तो भी होल बना के रखा होगा, उसको अपने को नेग्लेक्ट ही करना है। होल वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं है। when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate at which slant height of the water decreases। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है उसका? 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, उसका कारण क्या है? यहाँ पे r और h दो वेरिएबल्स हैं, तो कल बताया था उसमें रिलेशन निकालना। ये r, ये h, tan 45 r/h 1, r is equal to h। और क्या निकालना? कुछ भी निकालना। पाई r क्यूब dv/dt is equal to 1/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt। दो दिया है ये। ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ यार, जान तो मैंने बहुत फालतूगिरी की है। ठीक है, देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो सब कुछ स्लांट हाइट के टर्म्स में दिया है और स्लांट हाइट ही निकालना है, स्लांट हाइट जो तुम बोलते हो। ठीक है, तो मैं यार ये क्यों आर और एच के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं? कल याद है लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने पे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वो, वही वाई के टर्म्स में किए थे तो एक लाइन में आ गया था। तो यहाँ पे भी अगर स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करके सबको एल में कन्वर्ट कर ले
तो फिर सवाल इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से आर एक्स इक्वल आ गया, एच आर इक्वल आ गया, तो पुट करना 2r में, तो एल आ जाएगा अंडर रूट 2r, या आर आ जाएगा एल बाई रूट 2, यही एच आ जाएगा, एच आर एल बाई रूट 2 है। उसको यहाँ पे उठा के पुट करता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1/6 रूट 2 पाई एल क्यूब, dv by dt is equal to 6 root 2 3l square dl by dt। देखो ना काम जम गया, dv by dt देके l भी देके शायद, हाँ 4 पे निकालना है, dl by dt पूछा है, हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, तुम अगर ये अपनाओगे ना तरीका कि जो निकालना है उसी के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करके उसी को डिफरेंशिएट किया, तो स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आंसर भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 31 रॉन्ग ऑप्शंस, इसी का बोल रहे हो ना मेरे टाइगर? सब भी सही है। हाँ और क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे बैठे हैं उनका निकला है आंसर, मैं बस दिखा दे रहा हूँ सही है वो। ऐसा कुछ नहीं है क्या ऑप्शन? सी 30 हो गया, 31 हो गया, 32, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेवल 2 कंप्लीट, लेवल 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 जानते हो क्या? कल मेरे से किसी ने पूछा क्या है वो 3 में, एकदम फालतू सवाल है। तुम लोग अगर सवाल पढ़ के ज्योमेट्री बना के नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा? ये पॉइंट है p कॉमा, लिख देता हूं पूरा, ये हटा रहा हूं यहां से, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C, ये पॉइंट उसने बोला AQ स्क्वायर प्लस BQ प्लस C, और बीच में एक पॉइंट है R पॉइंट, ठीक है, ये मैंने खुद की मर्जी से माना है। यहाँ पे टैंजेंट और ये जो कॉर्ड है ये दोनों का बोल रहा है पैरेलल है, ये स्लोप लिख लोगे कैसे? y2 माइनस y1 x2 माइनस, उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो वो आता है a शायद b p प्लस q प्लस b आएगा शायद, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? dy by dx, उसमें r पुट करेंगे, ठीक है, तो कर देना, दोनों को इक्वेट करोगे कटवर्ट के p प्लस q by 2 आ जाएगा r, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 4, ये 4th अच्छा सवाल है लेकिन मैंने क्लास में कराया ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, 4th बताऊं? ठीक है 4th बताता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या है बस टाइम पास करना है क्योंकि मैंने क्लास चालू किया है, तो बाकी ये 4th भी मैं बताने के मूड में तो नहीं, खुद से ही करना चाहिए था, ठीक है। 4th वगैरह जैसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा दिए हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। एक कर्व है, कोई भी पॉइंट पे एक टैंजेंट बना है, सब सुन लो, मैं तुम समझ लो, ऐसे रिवाइज करा रहा हूं, टैंजेंट नॉर्मल, किसी पॉइंट पे एक टैंजेंट बना है, वो आके एक्स एक्सिस को यहां पे कट करा, दिस इज a एंड दिस इज b, तो उसको भी a की पावर समथिंग और b की पावर समथिंग निकालने का है। ये पॉइंट क्या मानूं? अबे a तो पहले से ही है, a ही मान लो क्या, कुछ और बोल दो ना वेरिएबल, अल्फा बीटा, और कुछ कोई और वेरिएबल पता है? पी क्यू एच के, कम पड़ रहे थे वेरिएबल, पैरामीट्रिक वो भी नहीं, ए कॉमा बी, अभी तो बोल रहा हूँ ए और बी है। पैरामेट्रिक करो सर, पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक करें पढ़ाया था वो, c अंडर रूट कॉस, कहानी तुम्हें दिखा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता,
मैं पैरामीट्रिक मान के करूंगा, मैंने तुम लोगों को भी पैरामीट्रिक मानना सिखाया है और मैंने बोला था कि अगर पावर सेम हो x और y का तो पैरामीट्रिक माना करो, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ मानना पड़ेगा सच दैट वो आइडेंटिटी बने। आइडेंटिटी कौन सी बने? sin स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos अंडर रूट साइन थीटा c अंडर रूट साइन cos थीटा थीटा कोस थीटा। c अगर रूट तुम sin ये सब थीटा। अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है? c अंडर रूट cos थीटा c अंडर रूट sin रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है, c की पावर 4 कॉमन आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बन। इससे फायदा क्या होता है? क्या फायदा होता है? आंसर जल्दी आता है और कुछ नहीं नया है, क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। dy by dx 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy by dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy by dx आ गया माइनस x क्यूब बाय y क्यूब, यहां से dy by dx आ गया माइनस ऑफ cos की पावर 3/2 अपॉन sin की पावर 3/2। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंजेंट इक्वेशन लिखना नहीं आता है ना? y minus y1 is equal to slope x minus x1। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? y को 0 y को 0 0 डालो। को 0 डालो। वो पॉइंट मिलेगा, चलो निकालता हूं। तो देखो मैं पुट y is equal to 0, ये y 0 किया, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। ये sin की पावर 3/2 और sin की पावर 1/2 क्लब होके बन जाएगा sin की पावर 3/2 प्लस 1/2 4/2 2, ठीक है। तो x क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस माइनस कट गया था ना, c sin की पावर 2 अपॉन cos थीटा की पावर 3/2 प्लस c, अरे यार गड़बड़ हो गई, cos है, ठीक है, c अंडर रूट cos थीटा, ऐसा कुछ आएगा। कर लेना यार, क्या बताऊं उसको, कर ही लोगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा एलसीएम। एलसीएम लेने पे क्या कॉमन आएगा? c, और इधर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर। दिख रहा है क्या? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो x अच्छा सा आ गया x, इसी के लिए तो वो मानते पॉइंट, क्योंकि भी sin cos थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाता है, ठीक है। तो x क्या आएगा? देख लो, c अपॉन cos थीटा की पावर 3/2, ये बचेगा लिखना। सिमिलरली ये हो गया a x, सिमिलरली b लिख दे रहा हूं, y इंटरसेप्ट बिना सॉल्व किए sin थीटा की पावर 3/2। हमको क्या निकालना है? a की पावर -4/3 प्लस b की पावर -4/3। ये करके देखिए ना, वही sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वगैरह टाइप का बनेगा और वो 1 वगैरह बनके c की पावर -4/3 आंसर आएगा, ठीक है। हो जाना चाहिए। ये करवाया मैंने क्लास में, और याद है मैंने ये पूछा भी था, x की पावर 4 और y की पावर 4 के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज पे आ रहे, रुको ना, 5 तो बोलो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कल कराया क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये कराया क्लास में, सब रेजोनेंस की शीट से उठाए हुए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कराया है पहले, ठीक है ना, एक दिन कराया था ये, तुमको याद होना चाहिए x1 y1 पॉइंट मान के। क्वेश्चन नंबर 11th, सब नॉर्मल लेंथ टू दिस एट एनी पॉइंट वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट, कौन सा इसमें a की b? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज ym एंड y डिवाइड इज गिवन प्रोपोर्शनल टू, उसका dy by dx क्या आएगा? dy by dx आएगा माइनस y बाय x। माइनस y by x आएगा, माइनस y by x आएगा, ठीक है। फिर x को उठा के डाल देना, y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना बे, माइनस y by x आया, और e x को क्या पुट किए? e स्क्वायर बाय y, तो y स्क्वायर आया ना, x को फिर e स्क्वायर अपॉन y को पुट करना पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा और चलो dy by dx क्या है? माइनस y by x। मैंने क्या बोल रहा हूँ, x को उठा के डालो, क्या डाले x को? e स्क्वायर अपॉन क्या बना ये? e स्क्वायर y स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछा, इसमें y को सीधा नहीं, स्टेटमेंट 2 में लिखा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, एंड
dy by dx of given curve is proportional to y square. सिर्फ dy by dx पूछा है, पढ़ते तो हो नहीं सवाल, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 देख लेंगे अपने, पहले अपने कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। किसी ने बोला पैसेज बताने, तो मैं पैसेज बता देता हूँ। देखो पैसेज में कुछ भी नहीं है, पैसेज एक्चुअली बस तुम लोगों को कितना ट्रिग्नोमेट्री आता है और कितना तुमको dy by dx आता है ये चेक कर रहा है, और वो कुछ भी चेक नहीं करने वाला पैसेज में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेवल 4 भी है ना इसमें, ठीक है। लेवल 4 इसका छोटा दिख रहा है, लेकिन 42 ईयर का अगर लेवल 4 देखोगे तो वो 42 ईयर के अगर एओडी का स्ट्रीट खोल के देखोगे चैप्टर, तो तुमको बहुत डिटेल में दिखेगा। लेकिन अरे वही ईयरफोन पहनो। गलती से क्या फोन के ऊपर बुक रख दिया था, ठीक है। ईयरफोन एक्चुअली क्या चार्ज में लगाया है यार, 11th की हाँ क्लास ठीक है में ठीक है। चार्ज। a cos नहीं a 2 cos t plus cos 2t y is equal to a 2 sin t minus sin t, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो मेरे को कोई बताओ यार, स्वप्निल सर के लेक्चर्स देखे होगे तो तुमको याद होगा इसमें dy by dx कैसे निकालते हैं, dx by t के dt रिस्पेक्ट में dx by dt dy by dt बाद में और दोनों को याद आएगा कुछ। dx by dt क्या आएगा देखते हैं ना, बोलो ना संजीव, बोलो बोलो ना फटाफट। अरे इसका dx by dt बताओ ना यहाँ पे, a -2 sin t -2 sin 2t, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, छोड़ो कॉमन आ जाएगा ना, -2a sin t कॉमन आएगा, ये बन जाएगा 1, और इसको 2 sin t cos t लिखने बेसिकली बोल रहा था मैं, तो बन जाएगा 1 + 2 cos t। ये क्लियर है ना, इसको कर लेते डिफरेंशिएट, dy by dt बता दो, बीच में माइनस था कि प्लस था, माइनस ही, dy by dt क्या आएगा बताओ, 2 sin 2 cos t -2 cos 2t, ठीक है। इसमें से क्या बन आएगा 2a cos t minus cos 2t, ठीक है। ठीक है, इसको डिवाइड मारने वाला हूं मैं। डिवाइड मारने के पहले यार मेरे को है ना थोड़ा सिंपलीफाई करने की इच्छा हो रही थी। मैं cos 2t का एक फॉर्मूला जानता हूं, वैसे बहुत सारे जानता हूं, कौन सा लिखूं? 1 - 2 cos square theta 1 - 2 sin square theta 1 - 2 sin स्क्वायर वाला नहीं लिख रहा हूं, दूसरा वाला लिख रहा हूं। पता नहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है sin स्क्वायर से आ रहा हूं, मैं दूसरा वाला ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वो सही लग रहा है। ये वाला 2 cos स्क्वायर t -1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, 2 cos स्क्वायर t माइनस cos t -1 फैक्टराइज हो रहा है क्या? हाँ देखो ना, +1, ठीक है। तो वो बन गया, यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट -2a 2 cos t -1, शायद हाँ सही है। अरे फैक्टराइज कर लेना यार, एक लाइन क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके दिखा रहा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देख लेना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तुम लोगों को क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है इसके कन्वर्जन में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी करना तो क्या है वो सबको पता ही है, एक ही चीज बार बार लिखना ही है बस, और क्या एक चेंज करके दे रहा है वो, ठीक है। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, dy by dx क्या आएगा देख लो सब, this divided by this, तो क्या आएगा 2a -2a 2 cos t + 1 cos t -1 अपॉन -2a sin t 1 + 2 cos t। अरे ये कट गया, dy by dx आ गया cos t -1 अपॉन sin t, ठीक है। इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ फॉर्मूला नहीं, अब फॉर्मूला याद नहीं है यही मान के अपने चलेंगे। तो मुझे ये बताओ क्या नाम है, त्रिपुरवार कैसे वो निकलेगा, वो निकाल के दिखाओ। उसको 1 + cos t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो ऊपर का
चलेगा, ऐसे भी हो जाएगा, वो बिना मल्टीप्लाई डिवाइड करके करो ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, वो sin square t/2 बन जाएगा। है ना। कि अरे 2 इसका sin फॉर्मूला square cos 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख रहा हूँ -2 sin स्क्वायर t/2, और ये नीचे वाला क्या है 2 sin t/2 t। डिवाइड माइनस tan t/2। देखो कहां से कहां पहुंचे। अच्छा इसमें, अरे हाँ यार, ये इसमें बहुत काम की चीज बताई। कन्वर्ट किया ना हमने, यहाँ से -2 कॉमन लेके अगर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाते ना, और यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाते ना, तो इतने 50 फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते, 2 फॉर्मूले में वो आराम से सिंप्लीफाई हो जाता। करने के बाद क्या बताते हो यार, ठीक है। 15 वाले क्वेश्चन का अब आंसर दिख रहा है मुझे, चारों लाइन है, चारों लाइन का स्लोप अगर देखोगे तो तुमको ए वाला आंसर दिख जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, जो इसने बोला ना वो कर देता हूं मैं, क्योंकि वो बेटर है इन सबसे, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं, ये छोड़ो मत को, ये जो संजू ने बताया वो बताता हूं, बहुत अच्छा तरीका बताया। ठीक है, ये देखो यहां तक तो सही है, यहां तक तो करना ही पड़ेगा। इसमें से -2 कॉमन ले लेता हूं, ये प्लस आया, इसमें अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा 2 sin 3t/2 sin of this cos this minus this t/2। अरे cos से -1 नहीं आता, एक बार में लिख दिया, पूछना मत कैसे आया। ठीक है ना, 2 sin this plus this by 2 sin this minus this by 2, ऐसा आ गया। ठीक है, अब तुम देखो दोनों को डिवाइड करोगे ना, इसको और इसको, तो 2a जाएगा, आ जाएगा, आगे कर लेना, चारों पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे मिस। अरे यही सिंप्लीफाई करके दे दिया बच्चा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सारे 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। हम लोगों ने ना ये चैप्टर का एक पोर्शन खत्म कर लिया है, हमने इस चैप्टर का एक पोर्शन खत्म कर लिया है। पोर्शन मतलब ये चैप्टर को तुम 2 पोर्शन में सीख सकते हो, समझ सकते हो। एक रेट ऑफ मेजर, ठीक है, ये तुम लोगों ने, ये सब एप्लीकेशन है dy by dx। सेकंड हमने क्या देखा, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, और थर्ड हमने देखा टैंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये टैंजेंट एंड नॉर्मल जो है यार, ये इसको एक बार तुम बस डिटेल में पढ़ लो, ये दोनों तुमको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर वो तुमको पढ़ना पड़ रहा है तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, ये दोनों कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। टैंजेंट एंड नॉर्मल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एट अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, फिर उसमें भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले सवाल देखे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स वाले सवाल देखा, और एक और देखा था कॉमन टैंजेंट। वो तुमको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना पड़ेगा, तुम भूल जाओगे। तो मैंने सबको बोला नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मैं पूरा मेंस का रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें अपना मेन फोकस टैंजेंट एंड नॉर्मल ही रहता है, ये दोनों तो नहीं रहता ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये जो टॉपिक्स है ये पूरे कैलकुलस में काम आएंगे। सुन लो सब लोग, जिसको फंक्शन नहीं आता है, बहुत सारे लोग होंगे सर हमको फंक्शन नहीं जमता, जिसको नहीं जमता है, इनवर्स नहीं जमता है, ठीक है, जिसको रेंज निकालना नहीं जमता है, रेंज में प्रॉब्लम होगी, ऑन टू इनटू, 1 1 मिनिमम देखने में प्रॉब्लम होगी क्या, ठीक है, जिनको ये सारी चीजें नहीं जमती है, उनके लिए अब ये टॉपिक स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोनोटोनिसिटी। क्या होता है मोनोटोनिसिटी? मोनोटोनिसिटी, टोनिसिटी है क्या? मोनोटोनिसिटी। ठीक है, ये इसके बारे में है ना सर, जैन में सेट का नहीं आता, WHO क्या है, जिन का सेट, सर जिन में सेट का नहीं आता। अरे यार सेट नहीं आता, चुप रहो, पढ़ाऊंगा मैं, सेट भी पढ़ा दूंगा उस समय, टेंशन मत लो सेट का। अच्छा, तो ये टॉपिक मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये टॉपिक एक्चुअली मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं आज के लिए। ठीक है, कि कल हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखो 3 प्रकार के ग्राफ्स बनते हैं,
कौन से मैं बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ उसमें, इंक्रीजिंग, अरे बढ़ने वाला या घटने वाला, ये दोनों को एक कैटेगरी पकड़ लो। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक। मोनो मतलब क्या होता है, वन, ठीक है। तो बढ़ने वाला एक डायरेक्शन, घटने वाला भी एक ही डायरेक्शन। तो बढ़ने वाला होता है, घटने वाला होता है, और एक होता है दोनों, या फिर बोल दो दोनों ही नहीं, जो बढ़ता भी है घटता भी है, या फिर जो ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल साइन थीटा, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ तुमको याद है, बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पैराबोला कैसा दिखता है, घट के बढ़ता है, बढ़ के घटता है, जो भी है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स पे डिपेंड करता है। और तो छोड़ो, हाइपरबोला, ठीक है। हाँ, हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, हाइपरबोला एक्चुअली, फिर सर्कल भी तो बोल सकते थे, सर्कल फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो देखो बेसिकली क्या है ना कि हम अगर आज से सुन लो, जो लोगों को भी मैथमेटिक्स में मेंस में या एडवांस में 50% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, उनको है ना कैलकुलस का फील लेना पड़ेगा। फील कैलकुलस का तब आएगा जब तुम फंक्शन देख के उसको फील कर पाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे दिमाग में जब भी log x आता है, सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में log x आता है तो तुम पता नहीं क्या क्या सोचते हो, ठीक है। मेरे दिमाग में log x आता है तो मुझे एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिखता है। log x का ग्राफ याद है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखता है। जब मेरे दिमाग में e की पावर x आता है तो मुझे एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिखता है। उसका मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि x जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, y वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। देखो अभी ये चैप्टर पढ़ाने के बाद तो तुमको वो सब समझ में आना ही चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन इतना सब पढ़ लिया है हमने, फंक्शन भी हमने पढ़ा है, उसमें रेंज निकालना सीखा ही था, ठीक है। हमने इनवर्स में भी ग्राफ्स देखे हैं बहुत सारे, हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में ग्राफ देखे हैं, हमने लॉगरिथम अलग से पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स अलग से, हमने ट्रिग्नोमेट्री में इतने ग्राफ्स पढ़े हैं। और कौन से चैप्टर पढ़ा है अपन ने जिसमें ग्राफ आए, कंटिन्यूटी में यार कितने ग्राफ बनवाए थे याद करो, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के भर भर के ग्राफ लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग फंक्शन देख के है ना उस फंक्शन के बारे में फील नहीं करते हो कि ये फंक्शन ऐसा हो सकता है, ये फंक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम एक चीज सोच के देखो, log x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इससे क्या क्या चीज है, इससे क्या क्या चीज निकाल सकते हो तुम। अगर इसमें रेंज निकालना है तो रेंज निकालना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि log कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। उसमें x को सबसे छोटा रखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी, सबसे बड़ा रखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, dx के बारे में बात करेंगे, रुक जाओ अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मोनोटोनिसिटी। तो बेसिकली मैं पढ़ाने वाला dy बाय dx ही हूँ, लेकिन अगर ये चैप्टर को तुम सिर्फ dy बाय dx से समझोगे ना तो ये पक्का तुम गलत ही करके आओगे। इसमें अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो dy बाय dx को छोड़ के सारी चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो देखेंगे अभी आगे कैसे, पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। अच्छा, जैसे मैं e की पावर x बोलता हूँ, तो e की पावर x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रेंज निकाल बोलता हूँ x की वैल्यू 5 से लेके 10 के बीच में इसका रेंज निकालो, तो मुझे समझ में आ गया, अगर वो इंक्रीजिंग है तो x को सबसे छोटा रखूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, और सबसे बड़ा रखूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, e की पावर 5 से लेके e की पावर 10, ठीक है। सिमिलरली तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैं log के अंदर, अब ये चीज फील कैसे करना है, देखो बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। देखो सिर्फ log दे दिया या सिर्फ क्वाड्रेटिक दे दिया तो सर जम जाता है, लेकिन log के अंदर अगर क्वाड्रेटिक दे दिया तो सर फंस जाते हैं, ठीक है। तो तुम एक चीज सोच के देखो, log के अंदर क्वाड्रेटिक है, चलो log हटा देता हूँ, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने बोलूंगा तो निकाल लोगे ना, ग्राफ बना के वर्टेक्स निकालोगे, ये देखोगे, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स वगैरह ये सब करोगे, तो इसका रेंज आएगा, क्योंकि इतनी बार तुमको याद ही होना चाहिए वाला, इसका रेंज तो मुझे रटा हुआ है 3/4 से इंफिनिटी। अब बाहर क्या लगा हुआ था, log, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा, अब मैं ऐसे सोचूंगा कि log x नाम का एक फंक्शन था, ठीक है, जिसमें ये जो x था वो 3/4 से बड़ा था, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि log का अगर मुझे रेंज निकालना है तो log इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर उसमें मिनिमम रखेंगे 3/4 तो मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। log 3/4 से log, ये हो गया उसका रेंज, क्लियर है। अब देखो ये अगर तुम पूरे फंक्शन के बारे में बात करो, ये पूरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, नहीं है, नहीं है इंक्रीजिंग, नहीं अरे है। लेना है, नहीं है ये इंक्रीजिंग फंक्शन पूरा का पूरा। उसका कारण क्या है, ये क्वाड्रेटिक। अबे वो इंक्रीजिंग होता तो कितना आसान होता, वो इंक्रीजिंग ही तो नहीं है, वो दोनों है, इंक्रीज करके डिक्रीज करा है। मेरे को नहीं पता कैसा दिखता है ग्राफ, तुम लोगों के पास डेस्मॉस है क्या यहाँ? जो क्लास में है, जो क्लास में है हाँ है। उनको तो मैं अपने मोबाइल में दिखाता हूँ,
ठीक है, तुम लोग को भी कैमरा पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी अगर किसी के पास डेस्मॉस है तो वो बनाओ ग्राफ अपने स्क्रीन बना शेयर करो ना, डेस्मॉस का, मोबाइल का कर दो। मोबाइल का लिंक छोड़ो ना, मैं दिखाता हूँ तुमको ऐसे ही। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, पीछे लेके जाओ। इंक्रीजिंग दिख रहा है क्या? नहीं, इंक्रीज होके डिक्रीज भी है। नहीं नहीं दोनों दे। अरे क्या हाँ करूं? दिख रहा है, दिख रहा है। डिक्रीज होके मैं ही बना देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसा बन रहा है ग्राफ, कुछ तो टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये मैंने मोबाइल से बनाया, हाथ से भी बना लेंगे हम लोग, उसके लिए हम ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन हमने रेंज कैसे, देखो कैसे जुगाड़ लगा के निकाला, क्वाड्रेटिक देख लिया, उसके बाद लॉग हमको पता था इंक्रीजिंग है, उसको उस तरीके से तोड़ के हमने उसका रेंज निकाल लिया। ठीक है, तुम लोगों को इस तरीके से फील करना पड़ेगा, तुमको फंक्शन देख के समझ में आना चाहिए वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि बोथ है। देखो जब भी फंक्शन बोथ होगा, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, तो फिर बहुत लफड़ा होगा। ठीक है ना, तब अपने को बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, कहाँ पे वो क्या हो रहा है, कब घट रहा है, चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिख गया तो बहुत आसान होगा। तो ये मोनोटोनिसिटी में मैं तुमको अभी वेज बताऊंगा, ठीक है, मैथमेटिकल वेज बताऊंगा कि तुम उसको देख के कैसे समझो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या बोथ है। ठीक है, वो अपन ने पढ़ा भी है पहले, फंक्शन में ही बता दिया था। dy by dx अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, dy by dx अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, और dy by dx अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या बोल देंगे इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, वो गलत वर्ड है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब इसमें एक 1 1 नाम की चीज पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, आप देखो ये सब कैसे हेल्प करता है 1 1 मिनी 1 ऑन टू इनटू चेक करने में। ठीक है, 1 1 मिनी 1 का मतलब क्या था? 1 1 का मतलब था अलग अलग x के लिए अलग अलग y आना चाहिए। अरे अलग अलग x के लिए अलग अलग y तभी आएगा ना जब बढ़ता हुआ ग्राफ हो या घटता हुआ ग्राफ हो। अगर ग्राफ बढ़ के घटा तो 2x के लिए पक्का सेम y तो आ ही जाएगा। तो बेसिकली 1 1 मिनी 1 में क्या चेक कर रहे होते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि बोथ है। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो 1 1, डिक्रीजिंग हुआ तो 1 1, नहीं 1 मिनी 1 बोला 1 1 1 1 1 1। अरे ये देखो ना, अलग अलग x के लिए अलग अलग y आएगा, ऑब्वियसली अलग अलग x के लिए अलग अलग y आएगा, और इसमें ये दो अलग अलग y आ ही जाएगा क्योंकि ये बढ़ के घट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 1 1 मिनी 1 इस चैप्टर के बाद अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट ऑन टू इनटू, अब तुमको तो याद भी नहीं होगा ऑन टू इनटू क्या है, मैं ही बताता हूँ। ऑन टू में हम बेसिकली रेंज निकालते थे। ठीक है, ऑन टू इनटू चेक करने के लिए रेंज निकालते थे, और कोडोमेन सवाल में गिवन रहता था, वो कोडोमेन और रेंज को मैच करते थे। अगर सेम आता था तो बोलते थे ऑन टू है, और अलग आता था तो बोलते थे इनटू है। ये तो सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा। कोडोमेन अगर उसने ऐसे भलता दे दिया तो हो सकता है वो इनटू बन जाए, और उसने रेंज वाला दिया तो हो सकता है ऑन टू बन जाए। तो कोई भी सवाल में ऐसे बोल दूंगा, बताओगे log x क्या है? 1 1 की मिनी 1 1। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई कंफर्म से नहीं बोल सकता log x इज अ, log x तो बोल सकता है। ठीक है, जैसे sin x क्या है? 1 1 की मिनी 1, लेकिन कोई कंफर्म से नहीं बोल सकता कि sin x इज अ ऑन टू फंक्शन। वो डिपेंड करेगा। मान लो मैंने कोडोमेन क्या बन गया? ऑन टू। अब रेंज ही तो वही रहता, और अगर मैंने सवाल में कोडोमेन -2 से 2 दे दिया तो क्या बन गया? इनटू। तो वो तो तुमको चेक ही करना पड़ेगा। सर वो सब्जेक्टिव है। अबे यार, सब्जेक्टिव का मतलब सरजेक्टिव होता है, पहले सब्जेक्टिव नहीं होता। वो सरजेक्टिव और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब था 1 1 और सरजेक्टिव का मतलब था ऑन टू। यार मेरे से नाम की पूछ रहे हो, मैं वही तो समझा रहा हूँ, 1 1 ऑन टू तो समझा रहा हूँ। उसमें इंजेक्टिव बोलते थे 1 1 को और सरजेक्टिव बोलते थे ऑन टू को, तो वो मिलके बनते थे इंजेक्टिव सरजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। छोड़ो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो बेसिकली क्या निकालना है इसमें? रेंज। अरे ऑन टू इनटू चेक करने के लिए रेंज ही निकालोगे ना, तो रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज अगर तुम सोचो, तुम अगर उस फंक्शन का ग्राफ बना पाए, तुमको मैंने कुछ भलता सा एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया और तुम उसका ग्राफ बना लिए कुछ तो भी करके, तो तुम सोचो ना, तुम ग्राफ रेंज देखने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? सीधा रेंज दिख जाएगा। ठीक है, अगर तुम उसका रेंज देख लिए तो ऑन टू इनटू चेक हो गया। ग्राफ बनाने के बाद तुम 1 1 मिनी 1 भी चेक कर सकते हो, और
अगर वो और 4-5 चीजें पूछे तो तुम कुछ भी उसमें चेक कर सकते हो। जैसे अब ग्राफ बनाने के लिए एक टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ये टॉपिक एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन ये मैं ही इसके कुछ को भी नोट्स बनाए थे एक बार, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो ये इस डायरेक्ट चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है, जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नाम हम देंगे कर्व ट्रेसिंग, ठीक है ना। अब लिखो, आज मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, कल से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मोनोटोनिसिटी पढ़ाने में लगेगा 15 मिनट, 15 मिनट में पूरा मोनोटोनिसिटी पढ़ा दूंगा, लेकिन सवाल करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो जैसे ये दिया है, ठीक है, इसका मुझे मान लो ग्राफ बनाना, अभी तो डेस्मॉस में बना के दिखाया, ठीक है। अब इसको तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज रहती है डोमेन। डोमेन क्यों निकालते हैं? डोमेन इसलिए निकालते हैं, पता तो चले कि कहाँ कहाँ ग्राफ बनेगा और कहाँ कहाँ नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे 1/x है, उसका डोमेन क्या है? रियल माइनस जीरो, कि जीरो पे ग्राफ नहीं बनेगा, वैसे इसका डोमेन देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक में तो सब रख सकते हैं, लॉग के अंदर पॉजिटिव, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होना चाहिए पॉजिटिव। इसका a देखो क्या है? पॉजिटिव। इसका d देखो नेगेटिव। इसका a पॉजिटिव b नेगेटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा? हवा में। अरे ये सब जाके देखना, हवा में, पानी में सब पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, अभी रिवाइज करेंगे हमने। इसका ग्राफ बनेगा हवा में, हवा में ग्राफ बन रहा है, मतलब ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब x को यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, कुछ भी रख दो पॉजिटिव ही आएगा। डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू ये, ठीक है। अब मुझे पता है ये 1-1 फंक्शन तो नहीं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, या चलो नहीं पता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिख रहा मेरे को, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं dy/dx, ठीक है। याद रखना dy/dx अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग, dy/dx अगर नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग। तो तुम यहां पे सोचो, ये नीचे वाला तो पॉजिटिव नहीं, कोई भी चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। बेबी स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, बचा क्या? x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1/2 के बाद इंक्रीजिंग है और -1/2 के पहले डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? -1/2 ढूंढ लिया, मिल गया। -1/2 इसमें पुट करके इसकी वैल्यू -1/2 पे क्या है? 1/4 -1/2 -1/4, 1 - 1/4 is 3/4, log of 3/4, log of 3/4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। याद होगा, ये भी चेक करना सिखाया था, बेस में ई डाल के रखा है, ठीक है। ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी रहता है तो वैल्यू आती है नेगेटिव, सेम साइड ऑफ यूनिटी रहता है तो वैल्यू आती है पॉजिटिव। सब चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू है log 3/4, ठीक है। 1/2 के बाद क्या है? इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ेगा, और 1/2 के पहले क्या है? डिक्रीजिंग, बन गया ग्राफ, काम खत्म। तुमको कोई बोलेगा ये वाला पॉइंट निकालो, ये भी पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट निकालो, सब निकाल लेंगे, अभी नहीं निकाल रहा मैं, सब निकलता है, ठीक है। जीरो आएगा, तुम सोचो ना, यहाँ पे जीरो रखने पे log 1 0 जीरो है ना। ये पॉइंट क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है, सब निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो ग्राफ बनाने का फायदा क्या होता है? ग्राफ बनाने का फायदा क्या है कि ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता चल ही जाएगा। हम बोल सकते हैं -1/2 के बाद इंक्रीजिंग और -1/2 के पहले डिक्रीजिंग। देखो रेंज भी दिख गया, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इंफिनिटी। देखो 1-1 मिनिमम भी दिख गया। याद होगा एक चीज पढ़ाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का, अगर कोई भी लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर गया, मिनिमम सब चेक होता है 1 to 8। तो बेसिकली अपने अभी ये सब जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब ग्राफ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ये सब टॉपिक अच्छे से सीख लोगे तो तुम्हारा फंक्शन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक, तुम्हारा इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, सब में ये सब हेल्प करता है, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे ये सब। आज डिस्कशन की मूड से आया था मैं, बाकी पढ़ाने में यार 15-20 मिनट ही लगता है मोनोटोनिसिटी, और एक बचा है मैक्सिमम मिनिमम, वो पढ़ाने में और 15-20 मिनट लगते हैं। टॉपिक्स पढ़ाने में आधे घंटे लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन उसके क्वेश्चन करने में अपने को 5-6 लेक्चर तो लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सर होमवर्क सर क्या होमवर्क? पूरा तो डिस्कस कर दिया जो भी पढ़ाया था। अरे हाँ, वो 2.1 2.2 में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना भाई आके, क्या बताऊं उसमें मैं कुछ डाउट। जब तुमसे शीट पूरी बन गई तो वो तो बनी जाएगी। लेवल 4 में नहीं कर रहा डिस्कस, लेवल 4 कर लेना तुम पूरा। लेवल 4 एक दिन में बैठ के करना पूरा, जब मैं पूरा करूंगा, जिस दिन बोलूंगा चैप्टर खत्म, उस दिन तुम लेवल 4 खत्म करना, ठीक है।
सर सर और वो स्वप्निल सर की क्लास नहीं है ना? वाले किसकी? स्वप्निल सर की क्लास नहीं है ना? नहीं, ठीक है।